फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। कुछ अरसे कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी सदफ नईम को लेकर, जो कि पाकिस्तानी खातून सहाफ़ी थी जो अपनी खालिक हकीकी से जम ली थी एक पॉलिटिकल मार्च के दौरान। वो दरअसल एक कंटेनर के पीछे दौड़ रही थी ताकि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कंटेनर पर जाकर उनका इंटरव्यू ले सके। उस वाक़े के बाद एक और वाक़े की याद मेरे दिमाग में ताज़ा हो गई थी। दिखाई दे रही है फैमिलीज यहाँ पर कम पहुँच चुकी है। जी जनाब, तो आई एम श्योर कि ये वाली वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों ने देख रखी होगी। पूरी दुनिया में ये मशहूर हुई थी वीडियो। और ये एक पाकिस्तानी खातून सहाफ़ी हैं इर्ज़ा खान। इसी तरह का एक सियासी मार्च था और क्रेन पर से ये खातून सहाफ़ी जो है वो गिर गई थी। और फिर क्या था, जितने में उतनी बातें। हर इंसान ने अपने अपने मुताबिक इस वाक़े की तशरीह की और दुनिया में खूब रूमर्स फैली, खूब किस्से गढ़े गए और यहाँ तक कि इस खातून सहाफ़ी पर यह तक इल्ज़ाम दे दिया गया कि ये मीडिया की ख़वातीन का इबरतनाक अंजाम है। अल्लाह अकबर। दुनिया के दकियानूसी लोगों ने, जो कि मनफी तौर पर दकियानूसी हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, ऐसे लोगों ने तो इस वाक़े का खूब मनफी पहलू तख्लीक करके दुनिया में जहर घोला, लोगों के जहन को गंदा किया और मीडिया की ख़वातीन की खूब किरदार कशी की। इतना पढ़ने लिखने के बाद इल्म व हिम्मत और जुर्रत के साथ माशरे में बतौर मीडिया पर्सन अपना किरदार अदा करने वाली ये ख़वातीन जो सैल्यूट की मुस्तहक होती हैं, उनके बारे में अजीब बातें की गईं। इर्ज़ा खान की मौत की खबरें हर तरफ फैल चुकी थीं। हालिया दिनों में सहाफ़ी खातून इर्ज़ा खान ने अपने इस वाक़े की याद ताज़ा की और दुनिया को कुछ पैगाम दिया। देखिए वो क्या कह रही हैं। 3 सितंबर 2016 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली थी जिसमें क्रेन से रिपोर्टिंग करते हुए एक लड़की नीचे जा गिरी थी और वो लड़की थी मैं। ये वाक़या इर्ज़ा खान के लिए बहुत ट्रॉमेटिक था, तकलीफ दह था और हर साल जब ये दिन आता है तो उनकी ये तकलीफ दह याद ताज़ा हो जाती है। आए रोज मुझे इन वीडियोस में टैग किया जाता है, पीछे आयतें लगा दी जाती हैं और कहा जाता है कि देखें जी लड़की की जान निकल रही है और जब रूह कब्ज होती है तो ऐसे होता है, या फिर लड़कियों को डराया जाता है कि मीडिया में ना जाना, इस तरह से मौत होगी। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि वो मीडिया की ही ख़वातीन हैं जो इस दुनिया में बसने वाली दीगर मजलूम ख़वातीन की आवाज़ बनती हैं और जुल्म के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाती हैं। और सिर्फ मजलूम ख़वातीन के लिए ही क्यों, दुनिया ने देख रखा है कि मीडिया की ये ख़वातीन मर्दों के लिए भी दस्ते बाजू बन के खड़ी हो जाती हैं। इल्म किसी की मीरास नहीं, जुर्रत किसी की मीरास नहीं। और फिर ये वही मर्द हैं जिनके जन्म के लिए एक औरत ही दर्द ज़ह सहती है, इनको परवान चढ़ाती है, उनको अक्ल फ़हम बख्शती है, उनको किसी काबिल बनाती है, इसलिए कि जो वो बड़े हों तो वो किसी औरत को ही नाक़िसुल अक़ल कहकर रद्द कर दें। तो जनाब, मीडिया अगर अक़ल वालों का शोबा है तो इसके लिए बेहतरीन कारकुन है औरत, जो इस माशरे को जन्नत नुमा बनाने में अपनी काविशें करती है। अगर औरत एक घर को जन्नत और जहन्नुम बना सकती है तो ये दुनिया भी एक घर है, एक आर्जी घर, और जिसमें माशरे में अपना किरदार अदा कर रही है एक औरत। को बताती हूँ कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि बहुत से लोगों के मुताबिक मुझे फिट्स पड़े थे और मुझे मिर्गी के दौरे अब भी पड़ते हैं। लोग ये कह के वीडियोस शेयर करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि लड़की मर चुकी है और फिर लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं आप तो मर गई थी लेकिन आप तो जिंदा है, या आपका भूत तो नहीं है। सो ये बातें सुनना बड़ी ट्रॉमेटिक होता है मेरे लिए। इर्ज़ा खान को उस दिन फूड पॉइजनिंग हुई हुई थी, कमजोरी हुई हुई थी, लेकिन जालिम लोगों ने मशहूर कर दिया कि उसको तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और अब तक पड़ते हैं। देखिए कि वो लोगों के इस प्रोपेगेंडा और मिसकॉन्सेप्शन के बारे में क्या बता रही हैं। हुआ कुछ यूं कि उस वक्त मैं 92 न्यूज पर काम कर रही थी और मीडिया में आए मुझे तकरीबन साल 1.5 साल का अरसा हुआ था। एक हफ्ता पहले से मुझे पता था कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये रैली कवर करने के लिए जाना है और क्रेन रिपोर्टिंग मैं पहली दफा नहीं कर रही थी, ये मैं पहले भी जलसों में कर चुकी थी। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। और वो दौर वो था कि जब मैं बहुत ही ज्यादा पैशनेट थी, और आउटडोर रिपोर्टिंग तो मुझे अभी भी करना बहुत पसंद है, तो उस टाइम तो मैं बहुत ही पैशनेट थी क्योंकि नई मीडिया में आई थी। लेकिन उस दिन जब मैं सोकर उठी तो मुझे पता चला कि मेरी तबीयत तो बहुत खराब है
डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे कहा कि आपको फूड पॉइजनिंग है, तो इंजेक्शन लगाया, उसने दवा दी और कहा कि घर जाके सो जाइएगा। अब एक तो मेरा अपना दिल था कि मुझे जलसे की कवरेज करनी है, दूसरा मुझे ये डर भी था कि अगर मैंने चैनल पर इनकार कर दिया तो कहीं वो मुझे जॉब से ही ना निकाल दें कि ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल लड़की नहीं है। तो डरते डरते मैं चली गई कवरेज करने के लिए। हौसले और बर्दाश्त की हद देखिए कि इर्जा खान बीमारी के बावजूद भी पहुंच गई काम पर, और उसके बाद जब उनसे सवाल किया जा रहा था उन्होंने आखिर वक्त तक यही सोचा कि जल्दी से जवाब दे दूं। तबीयत ख़राब थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, और दिमाग जो है वो काबू में नहीं था, बेहोश हो रही थी, लेकिन आखिरी लम्हे तक बेहोश होने तक गिरते हुए भी जवाब दे रही थीं। तो इसकी तारीफ़ की जाएगी या इसके लिए कोई और मनफी पहलू ढूंढ कर अनाप शनाप बककर औरत के बहादुरी, हौसले, जुर्रत और प्रोफेशनलिज्म के बारे में बकवास की जाएगी? अब क्रेन पर बैठी हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए, और 15 से 20 फीट की हाइट थी जमीन से। नीचे तारिक मतीन साहब जो उस वक्त मेरे कॉलीग थे, को एंकर थे, वो खड़े हुए थे और मैं उनसे कह रही थी कि तारिक साहब मेरी तबीयत ठीक थी, मुझे लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी। और वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम गिर जाना, हम तुम्हें उठा लेंगे। और ये सारी कॉन्वर्सेशन चल रही है। अब एंकर ने पहला सवाल शुरू किया और मैंने उसे सारी सूरत हाल बताई कि जलसे में ये हो रहा है, ये हो रहा है, इतने लोग आए हुए, अभी तक इमरान खान नहीं पहुंचे, और सारी सिचुएशन। और मुझे लगा कि बीपर खत्म हो जाएगा। एंकर ने साथ ही दूसरा सवाल कर दिया। अब जब दूसरा सवाल शुरू हुआ तो मुझे लगा कि अब कोई गड़बड़ है, मैं गिर जाऊंगी या कुछ हो जाएगा या मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे आप कैमरे पे कट हैं, आप हाथ नहीं हिला सकते कि मुझसे सवाल ना करो, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आपका माइक ऑन है। तो मैं उन्हें कोई साइन दे ही नहीं सकी। अब जब उसने सवाल किया तो मैंने बड़ी हिम्मत से पूरी करेज गैदर की और मैंने कहा कि नहीं, मैं जवाब दूंगी। लेकिन अगर आप वो सुने तो पहला ही जो जुमला मैंने बोलना शुरू किया वही गलत है। असल फैमिली यहाँ से पहुंच चुकी है, फैमिलीज पता नहीं क्या, फैमिलीज करते करते मेरी आंखें ऊपर चढ़ गई और मैं जाकर नीचे गिरी। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने उसे जवाब देना शुरू किया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। औरत की तजलील करने वालों, देखो गिरते हुए भी वो अपने फराइज अंजाम दे रही थी। इस औरत को आप अवार्ड देंगे कि इसकी तजलील करेंगे? दिखाई दे रही है, फैमिलीज यहाँ पर कम पहुँच चुकी है। आप मर्द हैं या औरत, जब भी जिंदगी में हौसला हार जाएं या काम चोरी गलबा पा जाए या औरत के कमतर होने का एहसास दिल में समा जाए तो इर्जा खान की ये वीडियो जरूर देख लिया कीजिएगा। फिर मेरी आंखें खुलती हैं कि जब मुझे एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं और बहुत सारे कैमरामैन और रिपोर्टर माइक लेके और कैमराज लेके इस तरह मेरे ऊपर हैं और पूछ रहे हैं आपको क्या हुआ क्या हुआ, और मैं चीख रही हूँ क्योंकि उस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है या मैं कभी दोबारा चल नहीं सकूंगी या मेरा सर फट गया है, क्योंकि उस वक्त मेरी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, ना मैं अपने हाथ फील कर पा रही थी, ना मैं अपने पैर फील कर पा रही थी, मेरी पूरी बॉडी सुन्न थी। तो मैं उस वक्त इसी ट्रॉमा में थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मैं दोबारा चल नहीं सकूंगी। सो वो बहुत ही हॉरिबल और अजीब सा एक्सपीरियंस। और हादसे का शिकार हो जाने के बाद काम की धत्ती, पैशनेट, मेहनती इर्जा खान जब हादसे के मुकाम से अस्पताल ले जाई जाने लगी तो जिस किस्म की कश्मकश, वसवसे, खौफ के आलम में थी कि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया है। पूरा जिस्म उनका सुन्न था, पता नहीं कि वो चल पाएंगी कि नहीं। इस आलम में भी खबर के मुतलाशी सहाफ़ी उन पर खबर हासिल करने के लिए टूट पड़े थे और अपनी सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से इस किस्म का खबर के लिए खुद गर्ज बर्ताओ इर्जा खान के लिए कुछ कम तकलीफ देना था। फिर मुझे याद है कि माल रोड से गंगाराम हॉस्पिटल जाने तक 5 से 10 मिनट का जो रास्ता है वो आधे घंटे का हो गया था, क्योंकि वहां पर इतना रश था, रैली की वजह से रास्ते सारे बंद थे। तो वो आधा घंटा मैं नॉन स्टॉप सिर्फ चीखती रही, यही सोच के कि शायद अब मैं दोबारा कभी चल नहीं पाऊंगी। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो अगले ही दिन इर्जा खान नेक्स्ट बुलेटिन के लिए तैयार थी। उनके पैशन में, उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई थी। और कमी भी क्यों आए, ये औरत ही तो है जो जब माँ बनती है तो पहली बार दर्द ज़ह सहने के बाद दूसरी दफ़ा फिर जुर्रत करती है, तीसरी दफ़ा करती है, 10वीं दफ़ा भी करती है। हर बार अपने शौहर की नस्ल आगे बढ़ाने के लिए बार बार इन दर्द व अलम से गुजर जाती है और फिर उन बच्चों की परवरिश करती है। क्या इसलिए कि जब वो मर्द बनकर माशरे
کا ایک پلر بنے تو وہ اس اہم پلر کو, اس اہم ستون کو جسے عورت کہتے ہیں, جس کے بغیر معاشرے کی گاڑی چل نہیں سکتی, اسی کو برا بھلا کہہ کر معاشرے میں اپنا اہم جائز کردار ادا کرنے کے لیے منع کر سکیں, ڈسکریج کر سکیں, حوصلہ شکنی کر سکیں. اب یہی دیکھ لیجئے, خوف میں مبتلا ہونے کے بجائے صبر و شکر کا مجسمہ یہ خاتون صحافی ارزا خان کیا کہہ رہی ہیں. لیکن اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے, میں سمجھتی ہوں کہ کوئی معجزہ تھا یا دعائیں تھیں لوگوں کی, میری فیملی کی میرے ساتھ, کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی گارڈین اینجل ہے جس نے تمہیں پروٹیکٹ کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ وین آئی ریچڈ ہاسپٹل, ڈاکٹرز نے مجھے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جسم پر ایک خراش بھی نہیں آئی ہے, جبکہ وہ 15 سے 20 فیٹ کی ہائٹ تھی. اور خدا نخواستہ میں نے اس وقت گلے میں دوپٹہ لیا ہوا تھا, گرتے ہوئے وہ دوپٹہ رول ہو جاتا, میرے گلے کے گرد کس جاتا, یا اس میں پھنس جاتا کرین میں, یا وہ مائک کی تار میرے گلے میں اٹک جاتی, یا خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا, اور ڈاکٹرز نے بھی مجھے کہا کہ اب بالکل ٹھیک ہے, ہم کو کچھ بھی نہیں ہوا معجزاتی طور پہ. اور نیکسٹ ڈے میں کام پر گئی اور اگلے دن میں نے بلیٹنز کیے. صرف صبر و شکر ہی نہیں, یہ دیانت دار ہوا کی بیٹی خود اپنے ہی میڈیا کے لوگوں سے شکایت کرتی ہے, ان کو ایکسپوز کرتی ہے کہ وہ جب خبر چلاتے ہیں تو کیسے چلاتے ہیں اور کیسے کسی بھی معاملے کو پیش کرتے ہیں. اس وقت بھی سارے چینلز ڈفرینٹ خبر چلا رہے تھے, تو میں نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ میں ایک بندی جو کہ میڈیا سے ہوں, جس تک سب کا ایکسیس ہے, مجھے سب جانتے ہیں, وہ میرے بارے میں غلط خبریں چلا رہے ہیں کہ ارزا کو تو فلاں کتنے ٹانکے لگے, اس کی تو کرٹیکل کنڈیشن ہے, اس کو تو بچنا ناممکن ہے, پتہ نہیں کیا کیا خبریں چل رہی تھی. ایون کچھ چینلز پہ میرا نام غلط لیا جا رہا تھا, جبکہ وہ سب لوگ مجھے جانتے تھے. تو کتنی سچائی ہوتی ہے ان کی خبروں میں اور کتنی ایگزیجریشن ہوتی ہے وہ بھی مجھے پتا چلا. خیر وہ سب کو پتا ہے اب, لیکن یہ ہوتا ہے. تو ہر چیز جو آپ ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. پھر واٹس ایپ پہ جس طرح سے اس نیوز کو سرکولیٹ کیا گیا, پروپیگنڈے اور رومر سے بھرے تکلیف دہ 1 سال کے بعد میڈیا نے ارزا خان سے دوبارہ رابطہ کیا. ایگزیکٹلی 1 سال بعد. یہ واقعہ پرانا ہو گیا. 1 سال بعد اس واقعے نے دوبارہ سے ہائپ پکڑی, لیکن اس دفعہ یہ پاکستان میں نہیں ہوا, یہ ہوا انڈیا میں. نیوز اتنا سرکولیٹ ہونا شروع ہوئی, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کی تہ تک پہنچے. وہ میرے سوشل میڈیا ہینڈلز پر گئے, انہوں نے دیکھا کہ لڑکی تو زندہ ہے, اس کے بارے میں یہ خبر غلط پھیلی ہوئی ہے. انہوں نے مجھے بیپر پہ لیا. مجھے یاد ہے انڈیا ٹی وی نے ایگزیکٹلی 12 منٹ کا پیکج چلایا تھا میرے اوپر کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور اس وقت میں کہاں پر کام کر رہی ہوں. این ڈی ٹی وی نے بھی میرا لائیو بیپر لیا. تو انہوں نے اتنی تحقیق کر کے, پراپر ریسرچ کر کے پیکجز بنائے, میرے لائیو بیپرز کیے, جو بات مجھے بڑی اچھی لگی. کہ اور صرف یہ پاکستان یا انڈیا میں ڈسکس نہیں ہوا, سب کانٹیننٹ میں ڈسکس نہیں ہوا, ورلڈ وائڈ یہ نیوز ڈسکس ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود اب تک اس پہ ڈفرنٹ طرح کی نیوز بنائی جاتی ہیں اور اس کو ڈفرنٹلی شیئر کیا جاتا ہے. وہ مجھ تک پہنچتی بھی ہیں اور میں ہنستی بھی ہوں, ٹال بھی دیتی ہوں, بٹ لوگ انسینسٹیو ہو جاتے ہیں. انسینسٹیو نہ ہوں, بے حس نہ ہوں. 21ویں صدی کے ہیں تو 21ویں صدی کا انسان بن کے رہیں, اشرف المخلوقات بن کے رہیں. میں پھر آؤں گی, پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. سو ٹل دین, مع السلامہ, بائے بائے.